हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग फिजिक्स में लाइट पढ़ रहे थे और लाइट में हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 किया है। ठीक है, जहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर हमने पढ़ाई किया है। ठीक है, ओके। तो आज क्या करेंगे? आज हम लोग ये जो दो एपिसोड्स था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एपिसोड 1 एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एपिसोड 2, इन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। क्यों? बिकॉज क्वेश्चंस आर द आंसर्स। ठीक है, मतलब कि आपको अगर कोई चीज को अच्छे से समझना है और कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो जिसको आपको अच्छे से समझना है, आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतना अच्छा आंसर मिलता रहेगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करेंगे, मतलब Q&A। किस पर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर का एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके छोटे से प्यारे से बेबी से चैनल ईशा एकेडमी पे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, पहले पढ़ लेते हैं। बोला गया है डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड अ शीट ऑफ पेपर। क्या बोला है? बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर एंड अ शीट ऑफ पेपर से डिफरेंशिएट करो, क्या फर्क होगा। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन क्या होगा? देखो, अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 एपिसोड 2 देखा है तब आपको और मजा आएगा करने में। अगर आप नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आईबॉल लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाइए पहले उसको अच्छे से देखिए फिर आइए। या फिर अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हो तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। क्या बोला? डिफरेंशिएट ना, अच्छा क्या बोला है? ओके, नाउ एज द प्लेन mirror, mirror, mirror has a smooth, smooth, smooth and a highly reflecting, smooth and highly reflecting surface। क्या बोला गया है? As the plane mirror has a smooth and highly reflecting surface, highly reflecting surface, so 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 on the reflection of light, regular reflection takes place, regular reflection takes place and the reflected rays are in a particular direction, are in a particular direction। सही है? सही है, ठीक है। whereas WHERE, whereas as sorry, whereas a sheet of paper, a sheet of paper has a rough and uneven reflecting surface, SURFAC, अनरिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट में नोट करो, द पेपर में appear smooth, appear smooth, but when examined under a microscope, a MIC microscope,
screw, it will appear to be rough and uneven. ठीक है, तो क्या बोला गया, द शीट ऑफ पेपर क्या है, रफ एंड अनइवन है, therefore thus reflecting surface thus irregular reflection takes place, and the reflected rays are diffused in all possible direction diffused in all possible direction. देखो समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा लॉजिक था कि प्लेन मिरर एक हाईली स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जब सारा रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज भी एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां से अगर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। पर अगर एक शीट ऑफ पेपर पे रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वो फॉल करेगा इन द केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सारा पॉसिबल डायरेक्शन में होगा, उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। अगर एग्जांपल बना के समझाया जाए ऐसा समझा सकते हैं हम, ये मान लीजिए अगर प्लेन मिरर है, ये क्या है मेरा, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, PLANEMIRROR। अगर ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट भी पैरेलल होगा इन द सेम डायरेक्शन। बट अगर ये शीट ऑफ पेपर है, ये क्या है, शीट ऑफ पेपर, SHEET, शीट ऑफ पेपर, तो यहां पे भी अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हुआ है बट स्टिल मुझे श्योर, अगर मेरा इंसिडेंट रेज है, हम श्योर नहीं है कि मेरा कौन सा किस तरफ जाएगा क्योंकि ये रफ एंड अनइवन सरफेस है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रेज। तो प्लेन मिरर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन whereas sheet of paper falls in the category of irregular reflection। बस यही डिफरेंस है। और आप बता सकते हो कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही डायरेक्शन में है, whereas यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज ऑल पॉसिबल डिफ्लेक्शन में है, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो चलिए कॉपी कर लो आप लोग इसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। A ray of light is incident normally on the plane mirror. A ray of light is incident normally on the plane mirror. What is the angle of incidence, reflection and the direction of reflected rays? इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। आपको बोला इंसिडेंट नॉर्मली। इंसिडेंट नॉर्मली का मतलब हम लोग को पता है, अगर डायग्राम बनाए तो ये मान लीजिए अगर प्लेन मिरर है और नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली गिर रहा है, मतलब ये इंसिडेंट रे है। अगर मान लीजिए क्या बोल इसको हम P O अगर इंसिडेंट रे है एंड O इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो मुझे अगर फ्यूचर पाथ बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल विल आल्सो लाइज ऑन सेम लाइन। ये मान लीजिए N, ये N डैश नॉर्मल बन गया। अब ये अगर नॉर्मल है उस केस में यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। कितना एंगल दोनों के बीच में, कुछ एंगल है, ये एंगल होता है पर ऐसे कुछ है एंगल नहीं है। कितना है, 0 है। तो सॉल्यूशन ये कितना है, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री। सही है। नंबर 2, angle of reflection, and since we know that from laws of reflection that angle of incidence must be angle of reflection, therefore r must be equals to I, which is equals to 0 degree। सही है। इसका मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही वापस चला जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे? नंबर सी का आंसर क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड रे इज द रिफ्लेक्टेड रे is
is also along 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 the incident ray but in opposite direction, but in opposite direction। ये समझना बहुत जरूरी है आपको। क्यों? देखिए, इंसिडेंट रे नीचे की तरफ है एंड रिफ्लेक्टेड रे ऊपर की तरफ है। इंसिडेंट रे नीचे की तरफ, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर की तरफ। तो दोनों सेम लाइन है, दोनों सेम ही लाइन है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। द रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो अलोंग द इंसिडेंट रे बट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इंसिडेंट रे ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हुआ, पर ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड रे हुआ। सही है? ये क्या है? ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और ये है नॉर्मल। सही है? समझ में आ गया? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले पढ़ लेते क्या बोला है। क्या बोला है? बोला गया है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम। क्या बनाना है? ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम showing the reflection of light by a plane mirror। reflection of light by a plane mirror। पता है ना, किए हम लोग, याद आया कुछ? मतलब कि इंसिडेंट दिखाना है, रिफ्लेक्टेड दिखाना है, कुछ नहीं, सोल्यूशन जरूर करते हैं। सोल्यूशन, the required diagram is as follows। diagram is as follows। ठीक है? अच्छा, आपको प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन दिखाना है। सबसे भैया पहले प्लेन मिरर बना दो, टक 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 टक, इसको पॉलिश कर दो। ये हो जाएगा M1, ये हो गया M2। तो M1 M2 क्या है? प्लेन मिरर। ठीक है? लेबल कर रहा है, लेबल कर रहे हैं, प्लेन मिरर है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब मुझे रिफ्लेक्शन दिखाना है। रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले बात एक पॉइंट ऑब्जेक्ट चाहिए। इसको हम नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे इसको? इसको नाम दे रहे हैं P। ठीक है? तो ये P क्या है? ये है मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट, POINT, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग लेबल भी, हम लोग डायग्राम तो बना रहे हैं पर साथ साथ लेबल भी करते जा रहे हैं। आप भी करो इसको। ठीक है? अब अगर मुझे एक इंसिडेंट रे चाहिए, ये हुआ मेरा इंसिडेंट रे। ठीक है? उससे पहले जहां पे इंसिडेंट हुआ वो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, इसको हम नाम दे रहे हैं O। ये मेरा O क्या है? O क्या है? अच्छा एक सेकेंड, ऐसे सही नहीं लग रहा मेरे को, ये हो गया O। ठीक है? तो मेरा ये PO क्या हो? P क्या है? P है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है? PO क्या है? PO हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है? O क्या हो गया? O हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सही है? अब मुझे अगर रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये रहा नॉर्मल आ गया। नॉर्मल मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा पूरा। इसको नाम देते हैं N1 N2। तो N1 N2 क्या हो गया? N1 N2 है मेरा नॉर्मल। ठीक है? नॉर्मल हो गया। अब एंगल बिटवीन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही है? अब मेरा ये बन गया, तो हम चाहे तो रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हैं ऐसे, सच दैट ये एंगल कितना होगा? ये एंगल R होगा। ये हो गया मेरा, इसको नाम दे रहे हैं Q। तो OQ हो गया रिफ्लेक्टेड रे, OQ हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड एंगल R क्या है? R है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कुछ बना डायग्राम बचाना, और कुछ बनाना बाकी है? नहीं, सारा बन गया हम लोग का ये इंसिडेंट है। और कुछ बचाना, और कुछ बनाना बाकी नहीं है, सब बन गया हम लोग का। तो ये है आपका लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम कहाँ?
जब लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ फॉर्म अ प्लेन मिरर। ठीक है, समझ में आया? अरे इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? बोला गया है फॉर द फिगर्स बिलो ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज। सही है, बनाओ कोई बात नहीं है। एंड फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एंड फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। कैसे? इन दोनों के लिए। समझ में आया कुछ? चलो शुरू करो। सिंगल पहला क्वेश्चन ए। अच्छा, नोटिस कीजिए, ये एक प्लेन मिरर है यहाँ पर। ठीक है, ये एक प्लेन, अरे यार कोई नहीं, चलो ये एक प्लेन मिरर है मेरे पास। ठीक है, इस प्लेन मिरर में ये PO मेरा इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। अब अगर मुझे इंसिडेंट रे दिया हुआ है तो मुझे अगर रिफ्लेक्टेड रे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे इस फिगर में एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा फिर से, और इस फिगर में नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल बनाने का मतलब है कि ये एंगल कितना है टोटल? 90 डिग्री है। ये तो नॉर्मल है ना। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? पकड़ लेते, आई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ठीक है, देन ऑब्वियसली ये एंगल अगर 30 है, ये एंगल अगर आई है, तो हम बोल सकते हैं 30 प्लस आई must be equals to 90 degree, which implies I must be equals to 90 minus 60, which is equals to 30 degree. Therefore angle of incidence 30 डिग्री आया। अब अगर सोचो आप खुद ही कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 30 डिग्री। क्या किया तुम? बुरबक एकदम बुरबक क्या करते हो बबुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये 30 डिग्री है ना। 30 प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो आई इक्वल टू 90 क्यों है? क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल बनाते हैं तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो नॉर्मल का मतलब क्या है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा? रिफ्लेक्टेड रे मेरा ऐसा होगा सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो? R, वो भी 60 डिग्री हो। ठीक है, therefore एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे प्लस एंड रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू कितना होगा? I प्लस R। अरे नहीं समझ में आया। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? I। नॉर्मल से इसका I बन रहा है, नॉर्मल से इसका R बन, टोटल एंगल कितना होगा? I प्लस R which is equals to I प्लस R मतलब 60 प्लस 60 which is equals to 120 डिग्री आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सिमिलरली यहां पे करते हैं हम। ओ यहां पे तो दिया हुआ ही है, यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री, which implies एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 30 डिग्री। मतलब कि यहां ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे मेरा रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगा? सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री हो। मतलब कि मेरा ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बनेगा सच दैट ये R है वो भी 30 डिग्री है। ठीक है, सही है। ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस केस में व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे? टोटल एंगल कितना है? ये पूरा एंगल ये कितना होता है? I और ये R, I प्लस R सेम चीज। यहाँ पे फिर से वही लिखो, इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा यहाँ पर? इज इक्वल टू I प्लस R which is equals to I कितना है? दोनों सेम है, 30 प्लस 30 which is equals to 60 डिग्री आंसर। देखो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाते हैं एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये बात याद रखिएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे
कितना होता है हमेशा, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा ये पॉइंट, प्लीज याद रखना कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल्स टू आई प्लस आर, एंड ऑब्वियसली आई इज इक्वल्स टू आर मतलब 2i, एक ही बात है, ठीक है, और 2r, क्योंकि i और r तो सेम होता है ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है, बोला गया है what is meant by lateral inversion of an image, what is meant by lateral inversion of an image, explain it with the help of a ray diagram। ठीक है, तो कोई नहीं, इसका आंसर हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, पर फिर से एक बार कर लेते हैं हम लोग, जब पढ़ रहे हो। क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज मेंट बाय लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या है, इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इमेज को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, आप ये लिख लो, याद कर लो, क्या है, द phenomenon of the interchange of the left and right side, left and right side between the object and its image formed by a plane mirror is called lateral, LATRA, lateral inversion, that is, ऐसे बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ, लेफ्ट साइड, LEF, लेफ्ट साइड, LS मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट is equals to right side of image, and while right side of object is equals to left side of image। बस यही बात है कि मेरा लेफ्ट ऑब्जेक्ट का राइट बन जाएगा, मेरा राइट ऑब्जेक्ट का लेफ्ट बन जाएगा, बस यही है, सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब रहा बात रे डायग्राम से बनाने के लिए, तो ठीक है, रे डायग्राम से बना लेते हैं। तो चलो, ये एक प्लेन मिरर लेते हैं हम, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, उसको मक्खन की तरह पॉलिश कर दें, ये हो गया M1 M2, सच दैट ये मेरा पॉलिश सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब है कि लाइट इस सरफेस पे आके इंसिडेंट होगा। अब मुझे लैटरल इन्वर्जन दिखाना है, तो क्या किया जाए, कोई भी एक अल्फाबेट ले लो। याद है आपको, जब हम लोग एपिसोड पढ़े थे तो हम लोग ने अल्फाबेट पी लिया था, आर लिया था। अब अल्फाबेट पी लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये पी है, ठीक है, और मुझे अब इसका इमेज बनाना है। बनाओ इमेज बनाओ, ठीक है। मान लीजिए इसको हम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एंड ये हो गया डी। तो मतलब कि ये जो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, हम इसको बहुत सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, पर हम बस 1 2 3 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, इसका ए बी सी डी, और इसका इमेज बनाएंगे। और पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का आइडिया पता है आपको, वो सेम परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा, एंड distance of the point object from the mirror is same as the distance of the image from the mirror। ये बात ध्यान रखना, इसी पर सब कहानी बेस्ड है। तो चलो इसके लिए करते हैं हम लोग पहले, ये कितना डिस्टेंस पर है, ये है आपका 11 डिस्टेंस पर फ्रॉम द मिरर, इधर भी होगा 11 डिस्टेंस, 11 मतलब 22, ये रहा। ये जो पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पर, वो बनेगा A', इसका इमेज, ठीक है, सही है। इसका बात करते हैं पॉइंट P का। पॉइंट P है आपका डिस्टेंस 13 पर, तो इधर भी लाइक करेगा 13 पर, मतलब 13 प्लस 26 यहाँ बनेगा कहीं पर, ठीक है। एंड
ये डिस्टेंस कितना पर है, ये पॉइंट सी का डिस्टेंस 15 पर है, जब 30 पर हो गए तो यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका बी का, बी पॉइंट का इमेज बी डैश, सी पॉइंट का इमेज सी डैश। ठीक है, अब आपको एक और पॉइंट है डी, इसका बनाना है, इसलिए बनाते हैं। डी का डिस्टेंस है 8, तो इधर भी होना पड़ेगा 8, तो 8 8 16 के आसपास मतलब यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ पर कहीं इसका बनेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ओसो ये डी डैश है। अब नोटिस करो ना, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में है, मतलब ए डैश बी डैश सी डैश सी डैश वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वेयर एज सी डी बी एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, एक आर्क फॉर्म कर रहा है, सी बी सी डी बी, मतलब ये ऐसा होगा, सी डैश बन गया मक्खन की तरह। ठीक है, तो नोटिस कीजिए यहां पर कि here the curved part points towards the P letter points towards the, क्या है मेरा लेफ्ट भूल गया फिर से, राइट, ये राइट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द कर्व्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉइंटेड ठीक नहीं रहेगा, इज directed towards right। ठीक है, पर यहां पर नोटिस करो, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, पर यहां पे जो कर्व्ड पार्ट है वो किस तरफ है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये क्या है, कर्व्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज directed टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या हुआ, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, तो हो गया वेरीफाइड। ये रिक्वायर्ड रे डायग्राम है, हेल्प ऑफ रे डायग्राम बोला ना, रिक्वायर्ड, ये है रिक्वायर्ड रे डायग्राम, रिक्वायर्ड रे डायग्राम फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ, रे डायग्राम फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ lateral inversion, lateral inversion लिख लेना आपको साइड से। ठीक है, समझ में आया, एकदम मक्खन की तरह, बस ये चीज सबको याद है ना, बस क्या आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए, बोला है राइट डाउन द वर्ड पोलेक्स, POLEX as seen in a plane mirror held perpendicular to the plane of the paper या फिर बोर्ड। अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो पेपर में, हम बोर्ड पे लिख रहे हो तो मेरे लिए बोर्ड में, सिंपल। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन के नाम पे आपको धोखा देना है। क्या बोला है, ये वर्ड पोलेक्स है, POLEX। ठीक है, अब यहां पर इस बोर्ड पे अगर हम यहां पर एक प्लेन मिरर रख दें तो इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा ये बताओ। अच्छा, ये x वर्ड सबसे नजदीक है तो पहले x वर्ड फॉर्म होगा, तो इसका कैसा फॉर्म होगा, यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट है, इसका पॉइंट यहाँ पे फॉर्म होगा, इसका पॉइंट यहाँ पे फॉर्म होगा, और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, मतलब x का कोई लैटरल इन्वर्जन नहीं होगा, x जैसा है वैसा ही रह जाएगा। बढ़िया, नेक्स्ट e आएगा, e इस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगा, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, l इस तरफ है तो l इस तरफ हो जाएगा, O का तो कोई लैटरल इन्वर्जन होगा ही नहीं, एंड P का अभी हम लोग किए थे इस तरफ है तो वो इस तरफ हो जाएगा, ये लैटरल इन्वर्जन इमेज फॉर्म होगा आपका। देखो समझ में नहीं आया, ये आपका आंसर है। ठीक है, जैसे हम लोग ने एम्बुलेंस के लिए किया था वैसे ही सेम चीज इस वर्ड के लिए बोला है। आपको कोई भी वर्ड बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, आप कोई भी वर्ड का बस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोला है, बोला गया है व्हाई इज इट डिफिकल्ट to read the image of the text of a page that is reflected in a plane mirror। ठीक है, मान लीजिए ये एक वर्ड था और इसको हम प्लेन मिरर में रिफ्लेक्ट कर दिया है, क्या इसको पढ़ पाएंगे हम, XELOP, ज़ेलॉप। समझ में आया, मतलब कि अगर एक टेक्स्ट है
या फिर कोई भी कुछ पेज में लिखा हुआ है, अगर इस पेज का हम रिफ्लेक्शन लें इन अ प्लेन मिरर, तो क्या होगा, सारा वर्ड्स जो है वो लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, इसीलिए डिफिकल्टी होता है। तो आंसर क्या होगा सोल्यूशन के नाम पे? Why is it difficult? It is difficult to read the image of a text of a page that is reflected in a plane mirror. It is question answer because of the phenomena of lateral inversion। बस हो गया। लैटरल में क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज। बस सब गुड़ गोबर होता है, सब झंझट उसी साथ का जड़ है। ठीक है, समझ में आया? देख लो, बस समझ लो, उसे आप लोग कॉपी कर लो, लिख लो। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बोला है, सुनो ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन यही है आज का, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन। पहला ऐसा क्वेश्चन है जो आप कभी फेस नहीं किए होंगे। देखो, अरे भैया का दिया है क्वेश्चन, मजा आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है? अ लाइटेड कैंडल एस स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन बिलो। एस क्या है? एक कैंडल है, लाइटेड कैंडल है ऑब्वियसली, and it stands in front of a plane mirror as shown below। ठीक है, ये फिगर है आपका। अब बोला है क्वेश्चन में, शो बाय मींस ऑफ रे डायग्राम, बाय मींस ऑफ रे डायग्राम द पोजीशन ऑफ द इमेज एस। जो एस मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहां बनेगा भैया, बताओ हमको, ये बताओ। ये एस जो ऑब्जेक्ट है कैंडल, इसका इमेज कहां बनेगा, ये बताओ हमको। ठीक है, ठीक है, चलो, ये तो बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग को पता है कैसे बनाना है, पता है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन में तनी गड़बड़ है, सुनो। एन ऑब्जर्वर एट ए कैन सी द इमेज बट एन ऑब्जर्वर एट बी इज अनएबल टू सी, एक्सप्लेन। ये थोड़ा दिमाग खराब करके रखा है हमारा। ठीक है, मतलब कि ये जो बबुआ है ए, ये तो इमेज को देख पाई, पर जो बी है वो ना देख पाई। समझ में आई कुछ नहीं? क्या समझ, हमरा तो समझ में ना आई। चलो करे के देखा जाए कि का कर सके निशन। चलो बढ़िया बात। ठीक है, देखिए आपको ऑब्जर्वर किधर है, ऑब्जर्वर इधर है। अगर ऑब्जर्वर इधर है मतलब आंख किधर है, आंख इधर है, तो रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए देखने के लिए। नहीं समझ में आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला पर्सन इधर है। अगर देखने वाला पर्सन इधर है तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट तो इधर आना चाहिए ना, तभी तो देख पाएगा इमेज को। ठीक है, तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, सबसे पहले आप लोग क्या करो, ये डायग्राम अपने कॉपी में बनाओ, और बनाने के बाद ये चीज का ध्यान रखो, एस ऊपर एक प्लेन मिरर बनाओ। ठीक है, और ये प्लेन मिरर का डिस्टेंस ऐसा है सच दैट जो जहां पे प्लेन मिरर खत्म हो रहा है ना, और कैंडल का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जहां पे ये प्लेन मिरर खत्म हो रहा है, नाम देते इसको, मान लो ए और ये बी। ठीक है, ये जो पॉइंट है बी, यहां पे जो बी बन रहा है एज इफ एस और बी का डिस्टेंस जो है ना, एस और बी का डिस्टेंस वो 10 सेंटीमीटर है, एंड एस से ऑब्जर्वर ए का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, एंड ए से ऑब्जर्वर बी का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती हुआ फिर आपका डायग्राम नहीं बन पाएगा सही से, इसलिए ये डायग्राम आप ठीक से बना लो। पहले बना लिया, बहुत बढ़िया। अब चलिए, सिंस ऑब्जर्वर इधर है, मुझे इधर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? पहले इसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नहीं, कितना है? 10 है, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा, मतलब 20 के आसपास होगा, यहाँ पर होगा। मतलब
कि मेरा एस का इमेज यहां बनेगा कहीं, ये हो गया मेरा एस डैश, ये हो गया मेरा इमेज, ठीक है। पर अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो टीचर बोलेगी एक तुम चीटिंग किया है क्या, तो उसको करने के लिए हम लोग को रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो एक हम नॉर्मल बना सकते हैं आराम से, एक नॉर्मल बनाते हैं। एक रे ऑफ लाइट आया इंसिडेंट नॉर्मली, ये रहा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो फिर ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि हम ये पहले नहीं बना देते ना, भूल कर दिया। सिंस ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली हुआ है तो ये वापस खुद को रिट्रेस कर लेगा ऐसे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, पहला रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ओके, अब दूसरा रे कैसे बनाओगे आप? ऑब्वियसली इस पर इंसिडेंट कराओगे कहीं पर, ठीक है। कहां गया मेरा ऑब्जेक्ट यार, भूल ही गया तो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है एस, ठीक है। क्या किया हमने पहले एक इंसिडेंट रे बनाया नॉर्मल टू द सरफेस। सिंस ये नॉर्मल टू द सरफेस है तो वापस वो अपना रिट्रेस कर लेगा पाथ को, पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। अब आपको एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो वो रिफ्लेक्टेड रे आप कहां से बनाओगे? देखो वो रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए आपके पास ना मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है? मैक्सिमम ऑप्शन ये है कि आप रे ऑफ लाइट को यहां गिरा सकते हो, यहां गिरा सकते हो, यहां गिरा सकते हो, यहां गिरा सकते हो, या फिर यहां गिरा सकते हो। हम लोग एकदम एक्सट्रीम एंड में गिराते हैं, एकदम एक्सट्रीम एंड में, मतलब ये मेरा लास्ट रिफ्लेक्टेड रे होगा, इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे, ये मेरा लास्ट इंसिडेंट रे होगा, जो भी होगा मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसका इमेज बनाते हैं। इसका रिफ्लेक्टेड रे बनाने क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्टेड रे तो यहीं से आएगा ना, उसको ज्वाइन कर दीजिए आप, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो यहां से हो गया ये आपका, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है एंड ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये अरे यार ये एक रिफ्लेक्टेड रे 01, ये है रिफ्लेक्टेड रे 02, ठीक है, ठीक है। अब मुझे इमेज बनाना है, इमेज कैसे बनाना पड़ेगा मुझे? सिंस ये डाइवर्जिंग रे से कभी मीट नहीं करेगा, पर मुझे इमेज चाहिए तो मुझे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दीजिए। ये बना यहाँ पर और ये बनेगा ऐसे, टिक टक 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 टक, और ये बनेगा ऐसे टक 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 टक। अरे यार स्केल भी ना बहुत पतला हो गया, ये हो गया, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया इमेज, एक्स्ट्रा इज द इमेज ऑफ एस। तो देखिए रे डायग्राम बन गया, ठीक है। अब ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब जितना भी रिफ्लेक्टेड रेज होगा, हमने ये दो एक्सट्रीम लिया है, एकदम सीधा या फिर एकदम ऐसे, पर जितना भी रिफ्लेक्टेड रेज होगा वो तो इसके एंड इसके बीच में ही होगा, इसके बाहर कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, इसके बाहर कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा। मतलब कि अगर आपका ऑब्जर्वर इन दोनों के रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है तो वो इमेज देख पाएगा। मतलब कि अगर वो इस डिस्टेंस के बीच में है कहीं भी, अगर वो इस डिस्टेंस के बीच में है कहीं भी, और सिंस इस लाइन का बात कर रहे हैं, ये लाइन है ना मेरा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिंस ये लाइन है ना, इसको भूल जाओ फिर। मतलब कि इस डिस्टेंस के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, इस डिस्टेंस के बीच में जो भी ऑब्जर्वर रहेगा वो इमेज देख पाएगा, इसीलिए ए देख पा रहा है। पर ये भैया जो बी हैं खुद को ज्यादा चालाक समझते हैं, सोर्स से इतने दूर जा चुके हैं कि रिफ्लेक्टेड रे के बाहर चले गए हैं, इसीलिए ये नहीं देख पा रहे हैं। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया, हम लोग को डेटा बना दिया, और ये समझ में आया क्या है? एंड ऑब्जर्वर एट ए कैन सी द इमेज बट बी ऑब्जर्वर कैन नॉट सी द इमेज। क्यों? बिकॉज द ऑब्जर्वर बी लाइज बियॉन्ड द फील्ड ऑफ विजन। ये है आपका फील्ड ऑफ विजन, FIELD, फील्ड ऑफ विजन। और ऑब्जर्वर बी क्या है? लाइज बियॉन्ड द फील्ड ऑफ विजन, हेंस ही कैन नॉट सी।
because the observer P lies beyond the field of vision। बस हो गया। तो पहले आपको इसको डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा, डिस्टेंस का ध्यान लेके, फिर रे डायग्राम बनाने के लिए एक सीधा नॉर्मली एक मैक्सिमम से, तो मुझे फील्ड ऑफ विजन मिल गया, और जो जो ऑब्जेक्ट इस फील्ड ऑफ विजन में लाई करेगा वो देख पाएगा इस इमेज को, नहीं तो नहीं देख पाएगा, सिंपल सा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, मजा आया करके? मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन है पर आंसर बहुत छोटा होगा। क्वेश्चन जितना बड़ा हो ना, आंसर उतना ही छोटा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है? इन द फिगर बिलो रे ए बी सी आर द इंसिडेंट रेज एंड ए डैश बी डैश एंड सी डैश आर द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द रीजन ऑफ स्पेस पी क्यू आर एस। ठीक है, कंप्लीट द रे डायग्राम and show the optical object within the region of space PQRS which will do this। क्या बोला है? यहाँ पे आपको बोला है कि एक फिगर दिया हुआ है जहां पर PQRS एक रीजन ऑफ स्पेस है, एक स्पेस है, एंड ABC आर इंसिडेंट रेज, A डैश B डैश C डैश आर द रिफ्लेक्टेड रेज। बोला है अगर मुझे ऐसे इंसिडेंट रेज ऐसे आ रहा है एंड रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, उस केस में मुझे यहां पर कौन सा ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा, कैसे, इस रीजन में PQRS में, ताकि ये पर्पस मेरा फुलफिल हो जाए। ठीक है, मतलब कि इंसिडेंट रेज ऐसे आए एंड रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाए। ऑब्वियसली इतना तो हम लोग को क्लियर ही है कि मुझे ये ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट एक मिरर होगा। पर ये मिरर को हम कैसे रखें ताकि मेरा ये काम हो जाए कि इंसिडेंट रेज ऐसे आए और रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जाए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन के नाम पे आपको बस एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि यहां पर इंसिडेंट रेज ऐसे है, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे? यहां पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर नॉर्मल टू ईच अदर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, तो हम बोल सकते हैं हियर इंसिडेंट रे and reflected ray are normal to each other, which implies हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होना पड़ेगा। अरे अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और दोनों नॉर्मल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो होगा 90 डिग्री। समझ में आया? अरे ये तो हम लोग स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं न्यूमेरिकल में कि अगर ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे? कितना है? I प्लस आर, और सिंस ये नॉर्मल है तो I प्लस आर कितना होगा, 90 डिग्री। And from laws of reflection we know that angle of incidence and angle of reflection same होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं is equals to 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि R is equals to I, angle of reflection is equals to angle of incidence। ठीक है, इसका मतलब I plus I 2I is equals to 90 डिग्री, which implies I equals to 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस रीजन ऑफ स्पेस PQRS में मिरर ऐसे रखना पड़ेगा ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो। मतलब कि ऐसा कुछ होगा, ये 90 डिग्री है, ऐसे 90 डिग्री घुमा दो ऐसे, तो मान लो ऐसे रखना पड़ेगा, ये मेरा प्लेन मिरर बनेगा ऐसे। ठीक है,
सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे आए रे ऑफ लाइट, और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाए, ये वापस ऐसे जाएगा ऑब्वियसली, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाए ऐसे, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाए, पेन चेंज करना पड़ेगा, तो ये एंगल कितना होगा आई, ये एंगल भी आर, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आई, ये एंगल आर, वेर आई इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। आंसर बन गया, ठीक है। तो आंसर के नाम पे क्या होगा, द ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट मस्ट बी मिरर, द ऑप्टिकल, ये भी लिखना, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट must be mirror, obviously plane mirror, so that the angle of incidence equals to 45 डिग्री। आंसर, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा, उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब 45 प्लस 45 90 डिग्री। इसका मतलब वो जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली रिट्रेस कर जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ये कि अगर हम लोग रे, एक प्लेन मिरर को 45 डिग्री पे इंक्लाइन रखते हैं टू द इंसिडेंट रे, मतलब कि अगर एक इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे 45 डिग्री एंगल पे आके गिरता है, तो वो अपना पाथ 90 डिग्री से चेंज कर लेगा, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, बोला गया है अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड्स हिज इमेज at a distance of 8 सेंटीमीटर from itself। itself मतलब man से, itself मतलब क्या, खुद से, मतलब क्या बोला है, देखो ऐसा टाइप का सोल्यूशन का अगर आंसर देना है ना आपको, आप ना प्लीज ये डायग्राम ब्लॉक, इसको इमेजिन करो, इसको सिचुएशन को इमेजिन करो सच में, मतलब कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एंड यहां पर एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, मैन एम, ओहो मैन कह देते हैं हम उसको, ऑब्जेक्ट मतलब इसको ऑब्जेक्ट है, ये मिरर हो गया M1 M2, सही है। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये आदमी जब मिरर में खुद को देख रहा है तो देख रहा है कि इसका इमेज का डिस्टेंस कितना है इससे, इससे इटसेल्फ से कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब कि ये अगर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर जो होगा यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे कहीं अगर मान लेते ये अगर इमेज फॉर्म हुआ है इसका, तो बोल रहा है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस है ओ आई का, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ये इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पर आई, तो ये टोटल डिस्टेंस है, ये है 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया कि नहीं आपको, मतलब कि जब आदमी यहाँ पर खुद से खड़ा है और मिरर में अपना शक्ल देख रहा है, तो वो देखा कि उसका इमेज जो है उससे 8 सेंटीमीटर का दूरी पर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है तो क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द मैन फ्रॉम द मिरर, ये है इमेज और मिरर से डिस्टेंस कितना है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द मिरर, फिर बोला ये मैन है, ये डिस्टेंस कितना है ये बताओ। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा, सिंस वी नो, सॉरी कुछ हो गया, देखो फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म हम लोग को पता है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर अगर di है, d0 है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर do है, एंड distance of the image from the mirror di है, then we know that di and d0 and di must be equals, here d0 must be equals to di, ठीक है,
विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं d0 प्लस di कितना होगा, d0 प्लस di इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज ये दोनों सेम है, मतलब d0 ही पकड़ लो, कितना हो जाएगा 2d0 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज d0 इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब d0 का वैल्यू आया 4 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज di इज ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है एंड ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है, जो होना ही है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, ताकि ये दोनों मिला के 8 सेंटीमीटर हो जाए। समझ में आया? therefore ये लिखोगे आंसर, लिखोगे ऐसे लंबा कहानी लिखोगे, therefore the distance of the image from mirror is equals to 4 centimeter and distance of the man from mirror is equals to 4 centimeter। देखो समझ में आया कि नहीं आपको, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और क्वेश्चन समझ में आने के लिए आपको ये डायग्राम ऐसे बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप डायग्राम ऐसे बना के सॉल्व करोगे ना, तो आपको विजुअली क्लियर होगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तब ठीक है। ठीक है, इसलिए हम लोग जब भी कुछ क्वेश्चन होगा ना, उसको ट्राई करेंगे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके बनाने का, ऐसे समझ में आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो फिर चलिए नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 11। और बोला क्या, पहले वो समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है पर लेंदी है, समझना पड़ेगा, हो जाएगा, इजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। फुल स्टॉप। क्या बोला है, इनिशियली एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से कितना दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर इनिशियली, पहले 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 पहले। ठीक है ना, द मिरर इज शिफ्टेड, इस मिरर को शिफ्ट कर दिया, अच्छा नहीं किया। कहां, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे किसके अवे, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या बोला है, अब क्या किया है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो मिरर को दूर मूव कर दिया है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेट ऑफ क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, न्यू इनिशियल, फिर बोला न्यू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, एंड फिर बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ द इमेज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, एक बार आप पढ़ लो, खुद से ट्राई करो, थोड़ा दिमाग चलाओ, एंड फिर उसके बाद साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, देखो भैया, जब भी न्यूमेरिकल्स दिया होगा ऐसा क्वेश्चन, तो हम लोग इमेजिन करके बनाएंगे। इमेजिन करके बनाएंगे मतलब कि हम लोग विजुअलाइज करेंगे। चलो विजुअलाइज करते हैं, दिमाग को दौड़ाया जाए। ये एक मिरर है, ठीक है, एंड ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कितना दूरी पर है, जो है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये मिरर है मेरा M1 M2, सही है, एकदम सही है भैया, एकदम से मक्खन की तरह सही है। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं O, ये मेरा ऑब्जेक्ट है O, सही है। एंड अगर हम बस लॉजिक लगाए थोड़ा सा कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज, मतलब कि अगर ये अगर ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका मतलब इमेज क्या होगा, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर, मतलब यहां पे आपका इमेज फॉर्म होगा I1 बोल देना पहले, क्यों, यहाँ पे 2 केस है, इसलिए इसको हम I1 नाम दिए हैं। ठीक है, तो फिर इनिशियल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया इनिशियल डिस्टेंस, therefore a initial distance
बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज कितना होगा, OI1, OI1 कितना हो गया, OI1 हो गया 25 + 25 हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। समझ में आया कुछ? ये ठीक, ये टोटल डिस्टेंस 0 OI1। I1 क्यों नाम दिया है, क्योंकि दो केस है, इनिशियल है एक न्यू है, इसलिए इनिशियल को I1। ठीक है, सही है, सही है। अब नोटिस करो, अब क्या होगा, अब क्या बोला गया है कि इसको यहीं पर रखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट मेरा इसी पोजीशन पर है, तो ऑब्जेक्ट को हम यहीं पर बनाएंगे, फिर से इसी लाइन पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट को हम। ऑब्जेक्ट को भी हम यहीं पे रख रहे हैं, पर क्या बोला गया है, मिरर को 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मूव किया गया। मतलब 5 सेंटीमीटर इधर किधर, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब इधर, मतलब कि ये 5 सेंटीमीटर मान लेते, यहाँ पे मिरर को ला दिया गया। ये होगा मिरर M1 M2 सच दैट ये सेपरेशन कितना हो गया, पहले यहाँ पे हुआ था, पहले यहाँ पर था मिरर, पहले यहाँ पे था, कोई बात नहीं है, इसका डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं समझ में आया, पहले यहाँ पर था जो इसका सेपरेशन था 5 सेंटीमीटर, अब मिरर इधर चला गया है। एज सच अब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर कितना हो गया, पहले था 25, अब मिरर को 5 सेंटीमीटर अवे मूव कर दिया गया, मतलब टोटल सेपरेशन कितना हो गया, ये वाला बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर। देखिए भैया समझ में आया कि नहीं आया आपको। यहां पे थे हम लोग, इसको 5 सेंटीमीटर और दूर मूव कर दिया, पहले का सेपरेशन था 25, अब सेपरेशन कितना हो जाएगा 25 + 5 30, तो वही ये सेपरेशन 25 + 5 30। इसका मतलब अब जो इमेज फॉर्म होगा, सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इसका मतलब जो इमेज फॉर्म होगा विल आल्सो बी एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर। इनसाइड द मिरर, अरे वाह, 30 सेंटीमीटर इधर कहीं फॉर्म होगा, ये अगर ये है, ये अगर ये है, ये पॉइंट मेरा I2 होगा और मेरा इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, न्यू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। न्यू डिस्टेंस कितना है, 30 + 30 कितना 60। नंबर बी, न्यू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज कितना हो जाएगा, इज ये O, ये I2, देखो ये O I2 विच इज इक्वल टू 30 + 30 60 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, ओके। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है थर्ड क्वेश्चन, जो बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द इमेज। ये इनिशियल केस है, ये फाइनल केस है। इनिशियल केस में ऑब्जेक्ट इमेज कहां फॉर्म हुआ है, एट I1। ठीक है, फाइनल केस में इमेज कहां फॉर्म हुआ है, एट I2। ठीक है, अब अगर हम ये ऑब्जेक्ट को रेफरेंस लें, ये डिस्टेंस हो गया मेरा 50 सेंटीमीटर इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस ये हो गया है मिरर से 60 सेंटीमीटर का दूरी पर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है भैया, मतलब कि ये एक इमेज का पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन, और ये एक फाइनल पोजीशन, तो ये डिस्टेंस कितना है ये पूछा है, मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है ये पूछा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, सुन लो पहले। इनिशियल केस में जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर का था, तो इमेज भी 25 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड फॉर्म हुआ था। एज सच टोटल सेपरेशन था 50, जो था OI1 50। ठीक है, एंड फाइनल केस में जब मिरर को 5 सेंटीमीटर दूर मूव किया गया, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया, तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर अंदर चला गया, ये नया पोजीशन ऑफ द इमेज है I2। तो बोला है भैया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये बताओ, ये पोजीशन ऑफ इमेज है, ये पोजीशन ऑफ इमेज है,
दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है ये बताओ, ठीक है। तो देखो ये पूरा सेपरेशन है 60 सेंटीमीटर और ये फर्स्ट पोजीशन का सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर। ये कितना होगा 60 माइनस 50, हम बोल सकते हैं therefore see distance between two position, distance between two position of image जो एक्चुअली में क्या है I1 I2 और वो I1 I2 कितना होगा OI2 माइनस OI1 विच इज इक्वल्स टू OI2 कितना है OI2 है 60 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं यार, जो होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि सुनो सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग याद है आपको एक डेफिनेशन देते हैं कि अगर हम d सेंटीमीटर अवे मूव करते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स d सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो एक्चुअल सेपरेशन कितना हो जाएगा, कितना से कम हो जाएगा 2d से 10 से। वही तो एक्चुअली हुआ भी है। छोड़ दो इसे, ऐसे देखो आप, ठीक है। चलो फाइनली हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो देखिए कोई कोई क्वेश्चंस जो ऐसा था जो बेसिक डेफिनेशन वाला था, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, ऐसा जो क्वेश्चन था वो जो बस एग्जैक्ट डेफिनेशन है, वो हम लोग जब थ्योरी पढ़े थे तो लिखे ही थे, तो वो सब डेफिनेशन वाला क्वेश्चंस हम नहीं लिए हैं, ठीक है। बस ऐसा क्वेश्चंस लिए हैं जिसको करने में थोड़ा मजा आए, ठीक है। और जो डेफिनेशंस वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशंस वाला क्वेश्चन है, वो आप लोग बस थ्योरी से याद कर लो या फिर समझ लो, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।